हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अभी तक सभी को पता चल गया होगा या फिर थंबनेल पे भी जो है वो आपने देख लिया होगा कि जो सीआरई अपना एग्ज़ाम है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, वो फिर से आ गया है। नोटिफिकेशन भी जो है वो इसका आ गया है। अभी जो आप देख रहे हो वो वही नोटिफिकेशन है। और जैसे कि पहले होता था ना कि सीआरई 2024 2025 इस तरीके से आता था, लेकिन इस बार इन्होंने जो है वो सीआरई 4 इसको नाम दिया है, क्योंकि एक्चुअल में 3 सीआरई अभी तक आ चुकी है। ठीक है, एक 2023 में आई थी, एक 2024 में आई थी जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, है ना, फेब में एग्ज़ाम हुआ था। और एक अभी जो लेटेस्ट जिसका अभी रिजल्ट आना है वो 2025 की सीआरई थी। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला है 2025 में 2 सीआरई आनी थी। ठीक है, एक तो वो जिसका अभी रिजल्ट आना है और दूसरी जिसका ये नोटिफिकेशन है जो कि अभी आई है। तो गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल के लिए ये बोला है कि एक साल में 2 सीआरई आएगी। ठीक है, 2025 में एक आ चुकी है और एक अभी जिसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। और आगे अगर बात करें तो देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार सीआरई जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, आगे कभी भी सीआरई नहीं आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि सीआरई साल में 2 बार आएगी। नेक्स्ट मार्च जो होगा उसके अंदर सीआरई आएगी। ये कंफर्म न्यूज़ मान के चलो कि मार्च में सीआरई आएगी, और उससे आगे मार्च 2026, और देन उसके आगे आएगी, वो आएगी अगस्त के आसपास। ठीक है, अगस्त 2026 के आसपास जो है वो अगली सीआरई आएगी। तो आगे की जो सीआरई है नेक्स्ट 2026 की, उनकी भी न्यूज़ आप कंफर्म मान के चलो, है ना। तो फिलहाल के लिए आप यही मानो कि यही सीआरई आपके लिए लास्ट है और इसी तरीके से आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी है। अभी हम देखते हैं कि इसमें कितनी कितनी सीटें आई हैं। तो पहले अगर बात करें कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है, तो वो होगा हमारा 14 तारीख से, है ना। 14 तारीख से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अगर किसी ने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो पहले रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो 14 तारीख से जो है वो इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया था और 2 तारीख तक इसका चलेगा, है ना। 2 दिसंबर तक जो है वो इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। और इसने बोला है कि जो एनओसी है, जो लोग पहले से गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में है, तो वो एनओसी जो है वो 6 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं। और अगर इसने आगे बोला है कि डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस, एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा वो आपको पता चलेगा 8 दिसंबर को। ठीक है, और एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपको पता है 3 से 4 दिन पहले जो है, एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। ये तो बाद की बात है, लेकिन एग्जामिनेशन डेट जो है वो हमें पता चल गई है कि 22 तारीख से लेकर और 24 दिसंबर तक कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। हम मान के ये चलते हैं कि हमारा जो एमएलटी का एग्ज़ाम है वो 22 तारीख को होगा, है ना। इसी तरीके से जो है वो अपने शेड्यूल हमें बनाने हैं। और ये वैसे एक टेंटेटिव डेट है और आगे भी खिसक सकती है, लेकिन जितना हमें पता है कि ये वाला जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगली साल पे ये बातें नहीं जाएगी, यानी कि 1 जनवरी से पहले पहले एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो है ना, क्योंकि ये 2025 की वैकेंसी है तो 1 तारीख से पहले पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा। स्किल टेस्ट का भी कुछ पता है नहीं, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा देन उसके बाद रिजल्ट आएगा, तब जाके जो है वो स्किल टेस्ट की डेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। आगे हम चलते हैं तो बहुत सारी एम्स जो है वो इस बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस बार ईएसआईसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। कैफिम्स इस बार भी आपको देखने को मिलेगी, हालांकि जेएमएलटी में नहीं है, लेकिन वैसे कैफिम्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया है। आगे अगर देखिए इसमें अभी यहाँ पे जो है वो एज रिलैक्सेशन की बात करी गई है। ये रूल्स जो है वो पिछली बार की तरह सेम ही रहेंगे। जो SC/ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और OBC के लिए यहाँ पे जो है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और जो हमारे पास अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल के और जो हमारे EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए किसी भी तरीके का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो PWBD वाले हैं, PS वाले जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो एज रिलैक्सेशन लेगा उसके लिए ये है कि वो सिर्फ अपनी कैटेगरी की सीट ही ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जो बंदा OBC का है और उसने जो है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन लिया है, अब वैसे ही एज रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक प्रोवाइड हो जाता है। तो जैसे किसी को एज रिलैक्सेशन मिल गया तो वो उसके बाद जो है वो UR में नहीं जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेगा, OBC की सीट उसे मिलेगी। तो देखो, वो जो कैंडिडेट है उसके कोई भी नुकसान नहीं है ना। लेकिन जो बाकी OBC के कैंडिडेट हैं उनको नुकसान है। जैसे बाई चांस अगर उसकी रैंक अच्छी है
तो नॉर्मली क्या होता है कि जिसकी रैंक अच्छी होती है वो यूआर से काउंट होता है। तो ओबीसी की सीटें क्या हो जाती है, खाली रह जाती है, जिसके ऊपर जो बाकी ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो आ सकते हैं। लेकिन अगर उसने एज रिलैक्सेशन लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की सीट लेगा, यानी कि वो फिर जो है वो यूआर के अंदर नहीं जा पाएगा। तो बाकी जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए थोड़ा नुकसान है, लेकिन जिस कैंडिडेट ने एज रिलैक्सेशन लिया है उसको कोई भी यहाँ पे नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये थी एज रिलैक्सेशन की बात। आगे अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो ये सभी को पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, वैसे रूल इनका ये होता है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म डालने की जो लास्ट डेट होती है उससे पहले पहले का जो है वो हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना के आसपास है, 15-20 दिन है, और आई थिंक इससे इतने टाइम में जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट नया भी बन सकता है। तो जिनके पास भी कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है वो जो है वो अपना या तो रिन्यू करवा लें या फिर से जो है वो नया बनवा लें। और एक बात ध्यान रखने वाली कि इसके जो सीआरई है इसके अंदर कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का चलेगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, वो वाला कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो इसमें चलेगा, है ना। और रूल ये होता है कि जब हम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो सबसे पहले स्टेट का बनेगा और स्टेट के बिहाफ पे जो है वो सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है। तो जिसके पास भी कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है उनको सबसे पहले यही काम करना है कि वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा ले, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट से पहले पहले। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से आपको वो बाहर कर दे। आगे इसमें चलते हैं तो इसने जब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बोला है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी, तो जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जैसा कि हमेशा से होता है 3000 रुपये फ़ीस होगी, और जो SC ST और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए होगी 2400 रुपये, और जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, जो PWBD या PH वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं होगी। अब जो SC ST वाले स्टूडेंट है ना, उनकी फ़िलहाल के लिए 2400 रुपये फ़ीस लगेगी, लेकिन जब भी वो एग्ज़ाम में बैठते हैं देन उसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है वो उनकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। जैसे इसमें बाद में लिखा हुआ भी है कि एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अब जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो एग्ज़ाम अटेंड करेंगे, उन्हीं के लिए बोला गया है कि अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड इन दियर सोर्सेज, कि जो एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे उन SC ST कैंडिडेट की जो फीस है वो रिफ़ंड जो है वो कर दी जाएगी, है ना। जिस मेथड से वो लोग पे करेंगे उसी मेथड से जो है उसी बैंक अकाउंट में उनकी फ़ीस जो है वापस से रिफ़ंड कर दी जाएगी। एंड डेट एंड सेंटर की बात करें तो सेंटर तो बहुत सारे होते हैं, ऑलमोस्ट एक स्टेट में बहुत सारे जो है वो सेंटर देखने को मिलते हैं, तो सेंटर की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। डेट की अगर बात करें तो इन्होंने बोला है कि 22 से लेकर और 24 सितंबर के बीच में ये डेट हो सकती है। आगे इसमें एडमिट कार्ड के लिए बोला हुआ है कि एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन, है ना। अगर 22 तारीख को एग्ज़ाम होता है तो 18 से लेकर और 19 तारीख के बीच में आपको जो है वो एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो सिटी अलॉट आपको हुई है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए वो जो है वो आपको 1 वीक पहले पता लग जाएगी। तो उस हिसाब से जो है वो आप जैसे कि टिकट बुकिंग करनी है तो वो सब वगैरह आप कर सकते हैं। आगे अगर इसमें बात करें तो जो एग्ज़ाम है वो CBT होगा, है ना, जैसे कि हमेशा होता है, और 100 क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो 4 मार्क्स का है, तो मार्क्स टोटल कितने हो गए, 400 मार्क्स हो गए, और नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी होगी, तो वो होगी 1/4। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन जो है वो सही करोगे तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो यहाँ पे जो है वो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 देखने को मिलेगी। सिलेबस की अगर बात करें तो इसने बोला है कि 20 MCQs रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, GK जिसको बोलते हैं, एंड एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो 20 क्वेश्चन होंगे उसमें एक तो आएगा आपके GK, एक आएगी मैथ्स, एक आएगी रीजनिंग, और एक आएगा यहाँ पे कंप्यूटर। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चन में, और जो बाकी के जो 80 क्वेश्चन हैं वो रिस्पेक्टिव ग्रुप यानी कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 80 क्वेश्चन MLT के आएंगे और 20 क्वेश्चन जो है वो मैथ, रीजनिंग, GK और कंप्यूटर के आएंगे। तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो जो है वो लास्ट में किन से होगा, वो तो जो 20 क्वेश्चन है उनसे सिलेक्शन होगा।
क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो तो सभी ने पढ़ रखा है ना। तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो गए तो भी कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपका सिलेक्शन डिसाइड यहाँ पे करेंगे। अब आगे इसने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन, जैसा कि पिछली बार हुआ था 5 सेक्शन में जो है वो पेपर डिवाइड होगा, है ना। 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में जो है वो आपको 18 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और एक बार अगर वो सेक्शन खत्म हो गया, वो 18 मिनट खत्म हो गए, तो वो सेक्शन जो है वो आउट हो जाएगा। देन आप जो है वो अगले सेक्शन में एंटर हो जाएंगे, तो फिर आप पुराने वाले सेक्शन को अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको पता होगी, ये हर बार से यही रूल है, तो इसको आप ध्यान में रख लेना। देन आगे वही लिखा हुआ है कि 90 मिनट मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 18 मिनट के, और यहाँ पे जो है वो कितने 4 सेक्शन, अपने 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए 90 मिनट हो गए। तो 1.5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। और आगे अगर इसमें देखें कि क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया, तो इसने वही बोला है कि ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स फॉर ईच, है ना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स, और 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका माइनस यहाँ पे हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आगे दी हुई है कि क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होंगे, यानी कि कितने मिनिमम मार्क्स लाने आपको ज़रूरी है, उससे अगर कम मार्क्स होंगे तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। जैसे कि इसने बोला है कि जो UR और EWS है उनके लिए 40%, और अपने OBC के लिए 35%, और SC और ST के लिए यहाँ पे जो है वो 30% होगा। तो ये मिनिमम मार्क्स है, इनको क्वालिफाइंग मार्क्स बोलते हैं। इतने तो मार्क्स आपके आने ही चाहिए। और इसमें एक्स सर्विसमैन की बात करें तो वो कैटेगरी वाइज होगा, एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी का होगा उसके क्वालिफाइंग मार्क्स भी उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग होंगे। और PWBD के लिए जो है वो यहाँ पे 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी अगर हम देखें सिलेबस के बारे में देखें और लैंग्वेज के बारे में देखें, तो अपनी पोस्ट जो है वो कौन सी है, शायद 17 नंबर पोस्ट है ये वाली, ठीक है। ये वाली पोस्ट अपनी MLT की है। इसमें देखो अपना सिलेबस जो है वो 80 क्वेश्चन आएंगे, किससे, अपने 80 क्वेश्चन आएंगे अपने MLT से। जैसे कि लैंग्वेज की बात करें तो बाईलैंग्वेज होगी, है ना। बाईलिंगुअल का मतलब है कि जैसे कि पिछली बार हुआ था और हर बार होता है, अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आती है तो आप उसको हिंदी में भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो 80 क्वेश्चन होंगे वो अपने सब्जेक्ट के होंगे, और 20 क्वेश्चन जो है वो GK, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने इस बार जो है वो पार्टिसिपेट किया है। देखो जो फ्रेशर्स के लिए पोस्ट होती है वो होती है हमारे पास JMLT, ठीक है। जो फ्रेशर लोग हैं उनके लिए JMLT होती है। तो JMLT जो है वो इस बार 3 इंस्टीट्यूट ने दी है, एक तो एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर और एम्स रायबरेली। अब एम्स बिलासपुर की जो है वो लास्ट टाइम भी काफ़ी सीटें आई थी और इन्होंने कुछ सीटें अभी जो है वो और निकाल दी है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो देखो जो DMLT वाले स्टूडेंट है ना, DMLT वाले स्टूडेंट, उनके साथ जो है वो इन्होंने कितने साल का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस, 1 साल का जो है वो एक्सपीरियंस मांगा है। जो DMLT वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मैंडेटरी मांगा है, और साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम 100 बेड के हॉस्पिटल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बात होगी अपने DMLT वालों की। लेकिन BMLT वालों के साथ जो है वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसमें अपनी BSc MLT या फिर BMLT, है ना, ये दोनों हो सकती है, या फिर BMLS, इन तीनों के साथ जो है वो किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है ना। जैसे कि आपको पता है कि JMLT वाले जो हैं वो BSc वालों के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, और अपने पास जो है वो एज कितनी रहेगी, तो 18 से लेकर 27 तक जो है वो एज इसमें लिमिट रहने वाली है ना। और जो OBC और SC ST के जो कैंडिडेट हैं और जो PWBD वाले हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अपने पास एक एम्स भोपाल हो गया, एक एम्स बिलासपुर हो गया, और एक हो गया एम्स रायबरेली। ये जो 3 एम्स हैं इन्होंने JMLT की सीटें निकाली है, और क्वालिफिकेशन तीनों में यहाँ पे जो है वो सेम रहने वाली है। आगे इसमें देखें कि लैब अटेंडेंट की पोस्ट, अब बिलासपुर में फिर से आ गई है लैब अटेंडेंट की पोस्ट, और ये होगी हमारी किसमें, लेवल 2 पे होगी, है ना। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये केवल डिप्लोमा वालों के लिए है, ठीक है। डिग्री यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था इन्होंने डिग्री वालों को जो है वो डिसक्वालीफाई कर दिया था।
तो इस बार भी जो है वैसा ही होगा, डिग्री वालों को नहीं लेंगे, है ना। तो ये जो लेवल 2 वाली पोस्ट है ये केवल किसके लिए है, डिप्लोमा वालों के लिए है। तो इस तरीके से जो है वो एम्स मंगलागिरी, एम्स भुवनेश्वर, एम्स नागपुर, देवगढ़, बठिंडा, है ना, देवगढ़ तक, तो यहाँ तक जो है वो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। देन लैब टेक्नीशियन की है जो लेवल 5 पे होगी। यहाँ पे जो है वो डिजायरेबल में यहाँ पे बीएससी लिखी हुई है, तो ये लोग जो है वो बीएससी वालों को ले लेंगे, है। तो इसमें एसेंशियल के अंदर जो है वो डिप्लोमा लिखा हुआ है और डिजायरेबल में डिग्री लिखी हुई है। तो दोनों लोग जो है वो इसमें एलिजिबल हैं और इसमें किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है वो आपसे नहीं मांगा गया है। वैसे ही पोस्ट एम्स मंगलागिरी में भी है, राजकोट में भी है और यहाँ पे एम्स विजयपुर में भी है। तो ये तो थी लेवल 5 की। और आगे जो है वो एमएलटी की पोस्ट दी हुई है, ये लेवल 6 पे आती है। ये एमएलटी वही है जिसको पहले हम क्या बोलते थे, टेक्निकल असिस्टेंट बोलते थे। अब इसका जो कैडर चेंज हो गया है, इसको अब हम जो है वो एमएलटी बोलते हैं, ठीक है। ये एम्स दिल्ली ने जो है वो निकाली है, लेवल 6 की पोस्ट होगी और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी एमएलटी है और साथ में जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी 100 बेड का, ठीक है। या तो 100 बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो या फिर जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी एनएबीएल लैब का, जो एनएबीएल सर्टिफाइड लैब है उनमें जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस अगर होगा तो वो इसमें एक्सेप्टेबल होगा। अब लास्ट टाइम भी यही था, ठीक है। और डीएमएलटी वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वैसे ही जो टेक्नीशियन लेबोरेटरी है वो एम्स बीबी नगर में भी है, मंगलागिरी में भी है ना, और आगे एम्स नागपुर में भी है। इसमें क्या मांगा गया है, इसमें बीएससी के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये सेम पोस्ट नीचे और भी है। देन उसके बाद आती है यही टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स बठिंडा वाली, है ना, ये भी लेवल 6 पे है। इसमें भी जो है वो बीएससी के साथ 5 साल का और डिप्लोमा के साथ जो है वो 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना। तो ये जो है वो हमारी पोस्ट की बात थी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस बार पार्टिसिपेट हुए हैं और उनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है वो क्या देखने को मिलेगी। अब देखेंगे कि इसमें सीटें कितनी हैं। लेकिन इस बार जो है वो एक निराशाजनक बात यह है कि ईएसआईसी ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिसमें बहुत सारी पोस्टें आती हैं। अभी अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो, जो जेएमएलटी के जो 3 एम्स हैं, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर और एम्स रायबरेली, इनमें जो है वो एम्स भोपाल के अंदर 2 सीटें हैं, दोनों की दोनों यूआर की है। बिलासपुर है उसके अंदर टोटल 3 सीट हैं, 2 यूआर और 1 ओबीसी। और वैसे ही अगर देखें एम्स रायबरेली में तो देखो हर बार एक एम्स जो है वो अच्छी खासी सीटें निकालता है जेएमएलटी की। तो इस बार जो अच्छी सीटें हैं वो किस में है, एम्स रायबरेली के अंदर है, 40 सीट टोटल है। जैसे कि लास्ट टाइम जो है वो एम्स बठिंडा के अंदर आई थी 40 सीटें, तो इस बार जो है वो हमें कहाँ देखने को मिली है, एम्स रायबरेली के अंदर 40 सीटें देखने को मिली है, जिसमें से 19 सीट किसकी, यूआर की, और बाकी और भी जो है वो कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पर दी हुई है। और वैसे अगर कुल मिला के देखें कि जेएमएलटी लैब अटेंडेंट और टेक्नीशियन की पोस्टें तो इस बार कंपैरेटिवली बहुत कम सीटें हैं, है ना। आपको याद होगा जो सीआरई अपनी 2024 वाली थी, है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट 625 के आसपास सीटें थी। और जो सीआरई पिछली बार वाली आई थी, सीआरई 2025 वाली, उसमें और कम सीटें थी, है ना। और इस बार ईएसआईसी को जो है वो टोटली रिमूव कर दिया गया है, तो सीटें और बहुत कम हो गई है। फ्रेशर की बात करें तो जेएमएलटी की 40, ये 3 ये 43 और 2 45, तो टोटल जो है वो 45 सीट है अपनी जेएमएलटी की। तो काफ़ी कम सीटें हैं, लेकिन बात वही है कि कंपटीशन भी जो है वो अब उतना नहीं है, क्योंकि रेलवे में भी लोग सिलेक्ट हो गए हैं, सीआरई भी टाइम टू टाइम आ रही है, तो वहाँ भी जो है वो जो टॉप बच्चे हैं वो निकल रहे हैं, है ना। तो कंपटीशन भी उतना कम है, इसीलिए पोस्टें भी जो है वो इस बार ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा इसमें देखने को हमें नहीं मिली है। तो ये थी बात अपनी सीआरई की, है ना। तो 2 तारीख तक जो है वो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे। आपको काम ये करना है कि आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करा लेना है, क्योंकि 2 तारीख से पहले का जो है वो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो मेरा ये मानना है कि 1 या 2 दिन में आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि एम्स का वही है कि लास्ट में वेबसाइट नहीं चलेगी या कोई बग्स आ जाएंगे, है ना। तो जितना जल्दी हो सके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। बाकी अगर कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीआरई अब हर साल 2 बार आएगी। इस बार की 2 सीआरई आ चुकी है और अगली बार की जो 2 सीआरई है वो मार्च में देखने को मिलेगी। पहली सीआरई मार्च में मिलेगी और अगली जो है वो अगस्त सितंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको बता देंगे। और अगर बात करें इस बार वाली जो सीआरई आई थी उसके रिजल्ट की, तो सीट अलॉटमेंट जो है वो
मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए, है ना। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि मंडे को जो है वो आपका रिजल्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मंडे को नहीं मिलता है तो ट्यूसडे को तो पक्का मिल जाएगा, ठीक है। और जो स्किल टेस्ट वाले जो लोग हैं उनमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 10 दिन मान के चलो, तो 10 दिन के आसपास जो है उनमें टाइम लग जाएगा।